कांग्रेस को जब पता चल गया कि गांधी फैमिली जो है, लोगों के मन में चला गया कि इस फैमिली ने 70 साल राज किया, ये फैमिली एंटाइटल्ड फैमिली है। नरेंद्र मोदी को लोग देखते हैं, ये आदमी जमीन से उठा हुआ है, इस आदमी ने संघर्ष किया है, इस आदमी को कुछ भी आसानी से नहीं मिला है, इसने पूर्ण मेहनत करी है अपनी चीजों को पाने के लिए, ये पल पल 24 घंटे काम कर रहा है। वहीं यहाँ पे पल पल 24 घंटे काम नहीं है। कई बार मुझे डिबेट में लोग बोलते हैं, अरे आप बेरोजगारी की बात नहीं करते, अरे आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करते, आप तो सिर्फ हिंदू मुसलमान करते। कि हिंदू आस्था, सनातन आस्था एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है एक व्यक्ति की आइडेंटिटी का। धर्म नहीं रहेगा तो आदमी को भले रोजगार भी मिल जाएगा, तो उसकी आइडेंटिटी, उसकी संस्कृति नहीं रहेगी। ये मैं नहीं ऐसा सोचता हूँ, ये देश का हर बच्चा ऐसे ही सोचता है। इंडिया के बारे में जब भी बात करते, भारत के बारे में जब भी कोई लेक्चर लिखा करते, ऐसे लिखा करते, तो बात यही आती थी कि इंडिया के अंदर इन चीज़ों की कमी है और वो कमियां आज एड्रेस हो रही हैं। धर्म बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्राइमरी फैक्टर है। अयोध्या बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बनारस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अयोध्या के मंदिर बनने के बाद इतनी सारी दुकानें वहां पे आ गई, कितने सारे लोगों की जो आमदनी पहले मान लीजिए 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए पर डे हुआ करती थी, वो बढ़ के 1000 रुपए पर डे हो गई है। तभी नरेंद्र मोदी की जो स्कीम्स है उसकी डिलीवरी ग्राउंड जीरो पे 100% होती है। इसी कारण से होती है क्योंकि वो इंस्टीट्यूशनल सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं डे टू डे प्रॉब्लम्स। वहाँ यूपीए के अंदर कांग्रेस 450 से ज्यादा सीटों पे लड़ती थी, उसके बाद और सीटें कम हुई और अब जाके 300 सीट की भी गारंटी जिसमें कांग्रेस लड़ेगी। इनके बीच में फाइट नरेंद्र मोदी को हराने की नहीं है, इनके बीच में फाइट ये है कि 24 के चुनाव के बाद में कौन ऑपोजिशन की बागडोर संभालेगा। हाय नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन सिंह एंड वेलकम टू अनदर कॉन्वर्सेशन एट द पैम्फलेट पॉडकास्ट. I have with me my dear friend Pradeep Bhandari, who's authored a book recently, Modi 3.0, Bigger, Higher, Stronger, published by Om Books International. Essentially प्रदीप और हमारी इससे पहले भी बात हो रही थी, जब हमारा पिछला पॉडकास्ट था तब भी हम पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे थे, इलेक्शंस डिस्कस कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि हवा किस तरफ है. And then this book, elections are just well. In fact, we are recording it a day before the election phase one. Election phase one starts. Beginning with you, Pradeep, how did this book happen? Why was it important? And great timing, huh? Arjun, thank you so much for having me on your podcast. Well, as you remember कि हम लोग पहले से ही बात कर रहे थे कि मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि मैं कोई किताब लिखने का सोच रहा हूँ. तो पिछली बार क्या हुआ था कि मैंने जब इलेक्शन ट्रैवल किया था और इलेक्शंस के बाद में किताब लिखी थी. इस बार मैंने सोचा था कि बिकॉज इट इज़ कंप्लीटिंग माई 10 years ऑफ एंटायर सोफियोलॉजिकल वर्क, सो और आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग मच अर्लियर. और जब मैं ट्रैवल कर रहा था, दिस इज सितंबर 2023 से, मुझे कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही थी देश के लोगों के बीच में और देश के लोगों के ओपिनियन में. एंड देन उसके बाद में इंडिया अलायंस हैपेंड, एनडीए हैपेंड. सो आई थॉट कि लेट मी राइट अ बुक इफ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ क्या रिजल्ट्स होंगे 2024 के इलेक्शंस में. क्योंकि इस बार लोगों के मन में अगर आप देखेंगे कि इतनी कंफ्यूजन नहीं था कि भाई नरेंद्र मोदी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. लोग जानना चाह रहे थे क्यों आ रहे हैं, कितने बड़े मैंडेट से आ रहे हैं. तो बिकॉज आई नाउ दिस इज नॉट द फर्स्ट ईयर आई एम डूइंग माई सेफोलॉजी, तो मुझे लगा कि यार हाउ डू आई मेक एन इम्पैक्ट एंड वैल्यू एडिशन, because poll is something which we will be doing on the exit poll like we have been doing. So I that's what came to my mind ki let me do an election book, and this time let me do an election book before the election. It is more risky to do it. So क्योंकि क्या होता है, पोल तो लोग चेंज कर देते हैं, इतने सारे पोल, कम से कम एक पोलिंग एजेंसी 15 पोल निकालती है. और हम एक जब आप किताब लिख देते हो तो मतलब आप वो वापस से नहीं ले सकते अपनी चीज़ को. तो मुझे लगा लेट मी टेक दिस रिस्क बिकॉज आई बिलीव इन व्हाट आई एम सीइंग ऑन द ग्राउंड. एंड ये इंडिया की फर्स्ट इलेक्शन बुक है जो इलेक्शंस के पहले एज ए सोशियोलॉजिकल वर्क आ रही है. तो एब्सोल्युटली, क्योंकि आपने काम से आने से पहले वो स्टैंप कर दिया, अभी इलेक्शन शुरुआत में पहले स्टैंप कर दिया कि भाई जी. मतलब अब ये मैं एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैंने ग्राउंड पे देखा है वो इस किताब के अंदर है. इस किताब में एज यूजुअल मेरा एक रूल रहता है कि जब मैं एक पॉलिटिकल बुक पर्टिकुलरली सिफोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखता हूँ तो किसी भी एक पॉलिटिशियन से मैं बात नहीं करता. सो दिस इज द सिमिलैरिटी बिटवीन 19 एंड 24. 24 की बुक इस तरीके से डिफरेंट है अर्जुन कि इसमें बहुत ज़्यादा ओरिजिनल पॉलिटिकल एनालिसिस है. सो लास्ट वाली बुक में कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज एनालिसिस था, इसमें लार्जर पॉलिटी पे एनालिसिस. और एक चैप्टर है जो ओवरऑल प्रोजेक्शंस के ऊपर है, विच इज द चैप्टर नंबर 3 कि मेरे सिफोलॉजिकल प्रोजेक्शंस क्या है. बट इसके पहले जो ये बुक शुरू होती है अयोध्या से, क्योंकि तब देश का मूड लगभग सेट हो गया था.
क्यों अयोध्या एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था इलेक्टोरली, पॉलिटिकली, सिविलाइजेशनली। फिर मैं 2 अलायंसेस को कंपेयर करता हूँ, एनडीए और इंडिया अलायंस को, और बताता हूँ क्यों इंडिया अलायंस इज नथिंग बट अ रीब्रांडेड महागठबंधन। और इन सब में जो मैं अराइव किया हूँ कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन द कॉन्वर्जेशंस इन सब के ऊपर जो मैंने जमीन पे सुनी है। एंड देन देयर इज अ वेरी गुड चैप्टर विच इज 2 चैप्टर्स इन फैक्ट। वन इज ऑन द मोदी फैक्टर। लोग समझते हैं मोदी फैक्टर क्या है। तो मैंने पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से मोदी फैक्टर को एनालाइज करने की कोशिश की है कि क्या लोग क्यों नरेंद्र मोदी को, ही इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर जो जितनी ज्यादा टाइम सरकार में रहते हैं, गवर्नेंस में रहते हैं, उनको उतना ज्यादा मैंडेट मिलता है। देश के किसी भी प्रधानमंत्री के साथ ऐसा नहीं हुआ है, किसी भी लीडर के साथ ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा क्यों है, लोग ऐसा क्यों ज्यादा विश्वास देते हैं, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखा है। और आखिरी फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, जिसपे मैंने लास्ट लाइन जो है पिछली किताब में मैंने लिखी थी कि ओनली अ नेशनलिस्ट कमिटेड एंड अ कॉन्शियस ऑपोजिशन कैन डिफीट द बीजेपी। अब मैं एक और वर्ड ऐड करता हूं, ओनली अ नेशनलिस्ट कॉन्शियस एंड अ कमिटेड एंड अ धार्मिक ऑपोजिशन कैन डिफीट द बीजेपी। बट इफ थिंग्स स्टैंड बाय, नरेंद्र मोदी विल गो डाउन एज एन अनडिफीटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। Lovely. So, essentially, you've given a very framework of how the book is structured. But how long has it been? मतलब 10 साल हो गए अपने से political work को. ये Did मेरा you begin? जी। हाँ, when did you begin? So I started in 2000, आप कह सकते हैं 2016 is what I officially started, 15 में ऑफिशियली। सो अब ये लगभग 9 साल आप मान सकते हैं कंप्लीट होने में। Great. तो एक पॉइंट आपने ना, मतलब 19 वाली किताब में और 24 वाली किताब के अंदर एक फर्क है जिसके अंदर धार्मिक शब्द जी। का एडिशन हुआ है. जी। एंड यू आल्सो ओपन द बुक विद द चैप्टर ऑन अयोध्या. अयोध्या, एग्जैक्टली, एंड एंड इट आल्सो विद द वर्ड धार्मिक। यस, एंड आई रिमेंबर हमारा जो लास्ट कॉन्वर्सेशन चल रहा जी। था पॉडकास्ट के अंदर, उसके अंदर मैंने जी, अयोध्या की बड़ा बात की वायरल थी. हुआ था आपको पॉडकास्ट इंस्टाग्राम के ऊपर। थैंक यू वेरी मच, इट वाज बिकॉज ऑफ द वर्ड्स यू सेड. तो Thank अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद एक माहौल बना इलेक्शन का. मतलब इनफैक्ट मैनी पीपल वर एंटिसिपेटिंग, हम पिछले साल से हमें अंदाज़ा था कि भाई किस टाइम पर राम मंदिर ओपन होगा, लोग जाना स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर जो बदलाव आएगा, लोगों के बीच में जो एनर्जीज आएंगी, किस तरह से चुनावी माहौल बदलेगा, इसका एक जनरल सेंस तो था. बट देन यू आर आर्ग्यूइंग और व्हाट यू आर डूइंग इन द बुक ऑल्सो, कि किताब शुरुआत वहाँ से हो रही है. शुरुआत वहाँ से मतलब होने का मतलब ये है कि आपने सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर उस चीज़ को मान रहे हैं. इज धर्म एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दीज कमिंग इलेक्शंस? इज अयोध्या, और हाउ बिग अ फैक्टर अयोध्या इज, बिकॉज यू स्पेंड कंसिडरेबल पोर्शन of your book on Ayodhya. That's my biggest chapter of the book also. मेरे हिसाब से 2024 इलेक्शंस जिस तरीके से पोजीशनड एज वी स्पीक 24 आवर्स बिफोर फेज 1, सनातन वनाम तुष्टिकरण का इलेक्शन फोकस हो गया है। क्योंकि जो इंडिया अलायंस के लीडर्स ने फर्स्ट ऑफ ऑल अयोध्या राम मंदिर के इवेंट को एक पॉलिटिकल इवेंट बना के अपना सबसे बड़ा पॉलिटिकल डिजास्टरस अगर कोई स्टेप लिया वो लिया, नंबर 1। नंबर 2 इज कि उसके बाद में जितने भी इंडिया अलायंस के लीडर्स ने, भले तमिलनाडु के अंदर, भले झारखंड के अंदर, जो सनातन के खिलाफ टिप्पणी करी या उस पर प्रखर रूप से अपना स्टैंड नहीं दिखाया, उससे लोगों के मन के अंदर एक भावना आ गई कि ये लोग जो अगर आएंगे तो सनातन या हमारी हिंदू धर्म जो है उसको खंडित करने की कोशिश करेंगे। और ये कई बार मुझे डिबेट में लोग बोलते हैं, अरे आप बेरोजगारी की बात नहीं करते, अरे आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करते, आप तो सिर्फ हिंदू मुसलमान करते। मैं ये समझाना चाहता हूँ लोगों को, और ये नेता समझ नहीं पाते हैं जो जमीन पे नहीं रहते, कि हिंदू आस्था, सनातन आस्था एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है एक व्यक्ति की आइडेंटिटी का। इनफैक्ट ये उनके लिए उतना ही बड़ा मुद्दा है जितना बड़ा बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट है। ये आपको समझ, क्योंकि अगर धर्म नहीं रहेगा तो आदमी को भले रोजगार भी मिल जाएगा तो उसकी आइडेंटिटी, उसकी संस्कृति नहीं रहेगी। ये मैं नहीं ऐसा सोचता हूँ, ये देश का हर बच्चा ऐसे ही सोचता है। तभी कोई व्यक्ति अगर अपने घर की शुरुआत क्या करता है, घर में एक मंदिर रखता है, वहाँ पूजा करता है। अब इमेजिन करिए कि कोई व्यक्ति आपके घर में हमेशा उस मंदिर को गाली दे या बोले जिस भगवान की तुम पूजा करो भगवान सही नहीं है, क्या आप उसको रोजगार भी दे दोगे तो क्या वो आपको वोट देगा? कभी वोट नहीं देगा। प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज दैट्स व्हाट पीपल डोंट गेट इट। द कोर इशू इज योर आइडेंटिटी। इफ अगर मैंने आपका, मान लीजिए इस पॉडकास्ट में अगर आपकी मैंने बेइज्जती कर दी, उसके बाद मैं आपको 10 लाख रुपए भी दे दूंगा तो आप वो बेइज्जती कभी नहीं भूलोगे। तो जो धर्म होता है वो हमारी बीइंग का एक इंटेग्रल पार्ट है, और ये नेता लोग नहीं समझ पाते हैं। और जब वो बीइंग के इंटेग्रल पार्ट का आप सम्मान करते हो तब जाके बाकी मुद्दे आते हैं। इसीलिए मैंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम अयोध्या को दिया है, क्योंकि ये 500 साल का एक वेट था और एक सबकॉन्शियसली लोगों को लगा कि यार ये बहुत बड़ी बात हुई है, पर्टिकुलरली 80% ऑफ इंडिया के अंदर। अब वो कितना इलेक्शन में ट्रांसलेट होगा कितना नहीं, वो दैट डिपेंड्स ऑन अदर अल्टीमेट फैक्टर्स। बट मैं कोर ये कह रहा हूँ, जब आप सनातन के अगेंस्ट जाते हो आप एक पैरेलल ड्रॉ कर लेते हो कि सनातन बनाम तुष्टिकरण का इलेक्शन। तो यही चीज़, इनफैक्ट हम एक बार डिस्कशन भी हुआ था हमारे बीच में इसी से रिलेटेड, कि कैसे एक बात तो ये भी हो सकती है कि या फिर कई लोग अपोज करते हैं, या फिर कुछ लोग जो एक काउंटर आर्ग्यूमेंट देना चाहते हैं, वो ये बात बोलते हैं
कि सिर्फ ये सारा का सारा इलेक्शन या पॉलिटी धर्म के ऊपर चल रही है। और इसके बारे में काउंटर ओपिनियन ये भी आता है कि भाई धर्म एक इम्पॉर्टेंट, लाइक यू सेड, कि बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, बट इसके अंदर हम ये नहीं भूल सकते कि भाई जो बाकी जो डेवलपमेंट पैरामीटर्स हैं, क्योंकि पहले की सरकारें इन मैनी वेज डेवलपमेंट डेफिसिट पे थोड़ा काम कर रही होती है। एंड नाउ वी कम टुवर्ड्स अ फेज जिसके अंदर लोगों के पास पानी, पीने का पानी पहुंच रहा है, बिजली है, लोगों के पास पक्की छत है, सड़कें बन रही हैं। तो इस तरह की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो हम इंडिया के बारे में जब भी बात करते, भारत के बारे में जब भी कोई लेक्चर लिखा करते, ऐसे लिखा करते, तो बात यही आती थी कि इंडिया के अंदर इन चीज़ों की कमी है और वो कमियां आज एड्रेस हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ धर्म बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्राइमरी फैक्टर है, अयोध्या बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बनारस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट वो उसके अलावा देयर इज ऑल्सो अ डेवलपमेंट सरप्लस दैट द गवर्नमेंट हैज पोजिशनड इटसेल्फ एज। तो उसके बारे में क्या ओपिनियन है? हैज पॉलिटी मूव फ्रॉम अ डेवलपमेंट डेफिसिट पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स अ गवर्नमेंट व्हिच वर्क्स ऑन दीज सरप्लस एंड इंश्योरिंग कि लोगों के पास ये सारी चीजें पहुंचे? एब्सोल्युटली, इनफैक्ट जो 3 पिलर्स हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, इसको मैं कहता हूँ मोदीज ट्राइपॉड। ए सिविलाइजेशनल रेनेसांस, दूसरा है डेवलपमेंट वेलफेयर बेनिफिट्स टू द कॉमन मैन, द पुअर, अपलिफ्टिंग द इकोनॉमिक सोशल वेलबींग ऑफ द पुअर, एंड नंबर 3 इज इंडिया ग्लोबल एस्पिरेशनल प्राइड। सो वेलफेयर, तो 3 सनातन सुरक्षा संस्कृति के उसमें आता है। तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि धर्म है और ये दूसरा नहीं, इट इज ऑल इंटर रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, आपने अयोध्या की बात की, जब अयोध्या का में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होती है, मैं उस पर डिस्कस करता हूँ कि कैसे उसका एक इकोनॉमिक रिपल इफेक्ट होता है, कैसे अयोध्या के मंदिर बनने के बाद इतनी सारी दुकानें वहाँ पे आ गई, कितने सारे लोगों की जो आमदनी पहले मान लीजिए 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये पर डे हुआ करती थी, वो बढ़ के 1000 रुपये पर डे हो गई है। तो जब मान लीजिए मंदिर आता है, लड्डू की दुकान बाजू में ओपन होती है, लड्डू की दुकान पे लोग आते हैं, उस दुकान पे आने के बाद में जो है वहाँ उस व्यक्ति की आमदनी बढ़ती है, उसके बाद में वहाँ पे मजदूरी बढ़ती है, टूरिज्म आता है, होटल आता है, तो इट्स ऑल इंटर रिलेटेड, इट्स द टेम्पल इकोनॉमी। सो आई डिस्कस अबाउट द टेम्पल इकोनॉमी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इट्स ऑल इंटर रिलेटेड, और Narendra Modi focuses on all these 3 tripods. So India has moved from development deficit to development surplus. It has moved from anti-Sanatan narrative to a pro-Sanatan narrative, and India has moved from the Indian identity not being a very important pillar of the larger discourse to Indian identity being a very important pillar of the larger national political discourse. तभी बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस कर रही है कि हम यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप के बारे में कटिबद्ध है। वी विल इंश्योर दैट इंडिया गेट्स दैट यूएनएससी मेंबरशिप बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एस्पिरेशनल इंडियन। अनदर पॉइंट आई डू अ पैरेलल इज आई डू अ कंपैरिजन बिटवीन 2 मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट व्हिच इज बनारस एंड रायबरेली। सो अगर आप देखेंगे दोनों मॉडल्स पे जाके देखेंगे, बिकॉज आई गॉट अ चांस टू विजिट बोथ ऑफ देम, रायबरेली इज डेवलपमेंट डेफिसिट, बनारस इज डेवलपमेंट सरप्लस। तभी एज आई स्पीक 24 आवर्स बिफोर फेज 1 विथ यू, अभी तक कांग्रेस पार्टी ने रायबरेली की सीट डिक्लेयर नहीं की है, अमेठी की सीट डिक्लेयर नहीं की। क्यों? क्योंकि पहले कांग्रेस यूज्ड टू वर्क on getting some part of the caste vote and majority part of the minority vote. Now this is not working because Modi has provided development surplus. So everybody will compare Raebareli with Banaras, and this is why Congress might have difficulty in Raebareli this time. हिमाचल लाइनवेयर का डेवलपमेंट हो रहा है तो सब धर्म का हो रहा है, जाति का धर्म, सब जाति और धर्म का डेवलपमेंट हो रहा है। देखिए, जब सड़क बनती है सबके लिए बनती है, जब पानी मिलता है सबको मिलता है। इनफैक्ट इसमें मुस्लिम समाज हो गया, उनके वहाँ पे भी घर पहुंचे हैं, स्कीम्स पहुंची हैं। सो इट इज when work is happening on the ground, जो वेलफेयर वर्क हैपन हो रहा है ग्राउंड पे, जो भी गवर्नमेंट का बेनिफिशियरी उसको मिल रहा है, और स्केल जिस पे काम हो रहा है ये भी अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसी टेरिटरीज में काम हो रहा है जहाँ ऐसा नहीं हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल्स में ऐसी जातियां जिनको कभी कोई पूछा नहीं करते थे, जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं था, उन कास्ट का रिप्रेजेंटेशन भी हो रहा है। सो व्हाई इज द कास्ट नैरेटिव जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि जितनी जाति उतना हक, इट इज नैरेटिव इज बेसिकली गेटिंग द हिंदूज टू बी मोर कास्ट कॉन्शियस देन हिंदू कॉन्शियस। सो दे राहुल गांधी वांट्स कि कास्ट कॉन्शियसनेस शुड सुपरसीड हिंदू कॉन्शियसनेस। दैट्स द बॉटम लाइन। इट इज नॉट हैपनिंग। व्हाई? बिकॉज मोदी इज प्रोवाइडिंग कास्ट रिप्रेजेंटेशन। सो व्हेन कास्ट रिप्रेजेंटेशन इज प्रोवाइडेड इन दैट सिनेरियो, person wants development. That's why Modi's welfareism is working. So but इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। पहला तो पॉइंट ये है कि क्या ये बात सही है, जैसे ऑपोजिशन आर्ग्यू करती है कि मेजॉरिटी हिंदू वोट लेने की कोशिश करते हैं और मुस्लिम वोट नहीं होता, बट व्हाट यू आर परहैप्स बिल्डिंग अप टू इज कि इट इज हिंदूज एंड मुस्लिम्स हु आर वोटिंग फॉर पीएम मोदी। Is that the case? What I'm saying is majority of the Bharatiya people of India are voting for Narendra Modi. That is, we should not look at it from the Hindus and the Muslim plank. Unfortunately, the opposition's formula was majority of the Muslim vote and some of the Hindu vote. So मेरे डिबेट में कई बार हिंदू ऑपोजिशन के नेता आके बोलते हैं कि भाई हिंदू वोट के अलावा कोई जीत नहीं सकता। I agree with that, but
the opposition was getting 90% of the 30% vote, say in Bengal, and say 20-30% of the Hindu vote. The BJP is getting 80, 90, 70% of the Hindu vote and some part of the Muslim vote. Why? Because there is an appeasement versus Sanatan which is happening. But as welfareism is taking place, as it is reaching more boundaries, more and more people are voting for Narendra Modi, whose vote is increased from 7 crore 80 lakh to 22 crore और अब और भी बढ़ेगा. तो मैं प्रोजेक्ट करता हूँ कि बीजेपी जिसका वोट शेयर 37% था 2019 में, अब 2024 में ये वोट शेयर 40% से ज्यादा हो जाएगा, विच इज एन अनप्रेसिडेंटेड वोट शेयर. तो आप लिख के रखिएगा 22 करोड़ वोट नरेंद्र मोदी जी को 2019 में पड़ा था, अब वोट 22 करोड़ से ऊपर बढ़ जाएगा. और तो कांग्रेस को वही वोट कर रहा है जो हमेशा से कांग्रेस को वोट करता है. एक और इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूं. कांग्रेस पार्टी 450 सीट से ज्यादा पे लड़ा करती थी लोकसभा में 2014-9 में. अब कांग्रेस पार्टी 300 सीट पे भी अभी तक उसने अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर नहीं किए. तो जो पार्टी 300 सीट पे अभी तक अपने कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर कर पाई है, वो कैसे नरेंद्र मोदी को 272 से नीचे रोक पाएगी? क्योंकि हम डेवलपमेंट सरप्लस की भी बात कर रहे हैं और किस तरह से इलेक्टोरल एजेंडा रहा है या फिर वही पॉलिटिकल एजेंडा बना है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, क्या बेनिफिशरीज़ को स्कीम्स दो, एडवांटेज दो, अलग अलग स्कीम्स के बेनिफिट्स पहुंचेंगे तो नेचुरल है वो आपको वोट करेंगे. उसमें एक आइडिया आता है जो मैं भी जिसके बारे में लिखना चाह रहा हूँ, और कि कैसे अब सरकार जो है या गवर्नेंस जो है या नॉट गवर्नेंस, इलेक्शंस या इलेक्शन प्लानिंग, इलेक्शन स्ट्रैटेजीज कास्ट से मूव करके अब इस तरफ आ गई हैं कि जहाँ पर लाभार्थियों की बात हो रही है कि नो मोर कास्ट इज़ नो मोर अ फैक्टर बट बेनिफिशरीज आर एन इंपॉर्टेंट फैक्टर. तो जब स्ट्रैटेजीज बन रही होती है तो बेनिफिशरीज जो हैं, जो स्कीम के बेनिफिशरी, उनको देखा जाता है, उनको कंसिडर किया जाता है कि किसको किस बात का, जैसे घर बनाया सरकार ने, तो वो घर बनाने के चक्कर में वो नेचुरल है वो पीएम को वोट करेगा या उस तरफ इंक्लाइंड होगा. इज दैट द केस? इज दैट अ बिल्डअप? एब्सोल्युटली यस. इनफैक्ट आई वुड से कि अब देश माइनॉरिटी वीटो से महिला वीटो की तरफ आ गया है. मेजॉरिटी इन गवर्नमेंट स्कीम्स की आप बात कर रहे हैं, इसमें कई बेनिफिशियरीज का जो लार्ज चंक है वो महिला है. घर की आवास की बात कर रहे हैं, उसका जो फॉर्म फिलिंग होती है वो महिला के नाम पे होता है. पानी की, अब टैप वाटर की स्कीम की बात करें, उसमें भी महिला एक भागीदार है. इसके बाद अगर चूल्हे की बात करें, चूल्हे से लेके गैस सिलेंडर, उस पर भी महिला भागीदार है. अगर आप बात करें कि 80 करोड़ राशन देने की बात की जा रही है फ्री लोग, उस पर भी महिला भागीदार है. इवन ऑपोजिशन के लोग भी कह रहे हैं भाई हम महिलाओं को 1000 रुपये देंगे, फ्री राइड देंगे. सो नरेंद्र मोदी फॉर एग्जाम्पल व्हेन ही सेज कि मैं बिजली बिल जीरो करूंगा, ही इज लुकिंग एट अ सस्टेनेबल सोल्यूशन कि भाई सोलर पावर के जरिए कैसे वो अपनी एनर्जी को जनरेट करके उसको एक आमदनी का जरिया बना सकता है. सो इट इज अ सस्टेनेबल आउटकम. सो मोदी इज प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशंस टू डे टू डे प्रॉब्लम्स. ही इज नॉट प्रोवाइडिंग टेम्पररी सॉल्यूशंस. तभी नरेंद्र मोदी की जो स्कीम्स है उसकी डिलीवरी ग्राउंड जीरो पे 100% होती है. इसी कारण से होती है क्योंकि वो इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं डे टू डे प्रॉब्लम्स का. घर बनना इज एन इंस्टीट्यूशनल सोल्यूशन, टैप वाटर पहुंचना इज एन इंस्टीट्यूशनल सोल्यूशन, पाइप्ड गैस की बात करना इज एन इंस्टीट्यूशनल सोल्यूशन, इंश्योरेंस मिलना इज एन इंस्टीट्यूशनल सोल्यूशन. पैसे 1000 रुपए देना इज नॉट एन इंस्टीट्यूशनल सोल्यूशन. It is a temporary cash transfer which is there, which can be used for multiple purposes. This is why this is working. और जो आप बात कर रहे हैं बेनिफिशियरीज की, क्योंकि अल्टीमेटली जब किसी को आप डेवलपमेंट डेफिसिट में, अगर कोई व्यक्ति उसको अगर आप विकास देते हो तो उसकी इज्जत हमेशा से करता है, क्योंकि आप उसकी दुविधा में उसके साथ खड़े. सिंपल, अगर आप अपने दोस्त के साथ में, अगर मान लो उसको दुविधा है, उस वक्त अगर आपका दोस्त जो है संकट में और अगर आप उसकी मदद कर देते हो, कभी नहीं भूलता. इसी तरीके से कोई व्यक्ति के पास घर नहीं है, वो संकट में रहा है, उसकी आमदनी बहुत कम है, वो उसकी जीवन स्तर जो है वो अच्छा नहीं है, उस वक्त अगर सरकार उसके साथ खड़ी होती है तो वो कभी नहीं सरकार का इस कर्ज को भूलता है. सरकार का काम है गरीबों के साथ खड़े होना और बाकी सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना. दैट इज व्हाट नरेंद्र मोदी इज वर्किंग टुवर्ड्स. सो इंटरेस्टिंग. बट मैं पॉलिटिकली आगे देखें, क्योंकि यू हैव रिटन अबाउट द ब्लॉक्स आल्सो इन द बुक, यू कंपेयर्ड इंडिया अलायंस विद महागठबंधन. बट इंडिया अलायंस है क्या? क्या ये अभी भी यूपीए वाला वर्जन ही है? यूपीए का वो दोबारा से निकाला हुआ ओल्ड जीनी से न्यू बॉटल, उस टाइप का सीन है, या ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल? हाउ इज़ इट डिफरेंट और इज़ इट एनी डिफरेंट एट ऑल? लीडरशिप किसके पास है? हु होल्ड्स स्ट्रिंग्स? कौन कंट्रोल कर रहा है इंडिया अलायंस के? पहले जो कांग्रेस का यूपीए था उसमें स्ट्रिंग्स कांग्रेस पार्टी कंट्रोल करती थी और सोनिया गांधी कंट्रोल करती थी. तब से लेकर अभी तक दिक्कत क्या हुई है, कांग्रेस पार्टी श्रिंक हो गई है और सब्सटैंशियली श्रिंक हो चुकी है. तो कांग्रेस पर उस डेजा वू से अभी अपने आप को उभार नहीं पाई है कि हम जो है यूपीए की मेन पोल हुआ करते थे. कांग्रेस को भी लगता है कि अभी भी हम ही मेन ऑपोजिशन पार्टी हैं, पर नंबर्स उनको बैक नहीं करते. तो जब नंबर्स उनको बैक नहीं करते तो बार्गेनिंग टेबल पे बाकी के जो ऑपोजिशन की पार्टीज हैं
वो ऑपोजिशन की पार्टीज ज्यादा पुश एंड पुल करने की कोशिश करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, दोनों ने कहा वो बीजेपी को हराएंगे, पर अगर आपको याद होगा जब सीट शेयरिंग का डिक्लेरेशन हुआ था, कांग्रेस अपने सीट एक डिक्लेयर कर रही थी, समाजवादी पार्टी अपने अलग सीट डिक्लेयर कर रही थी। तो इट इज अ रीब्रांडेड महागठबंधन विद अ कॉन्ट्रैक्टेड कांग्रेस। तो इंडिया अलायंस कुछ नहीं है, एक कांग्रेस जो और सिकुड़ चुकी है और उसके साथ में बाकी अलायंस के पार्टनर वो जुड़े हैं जिससे उनकी रेलेवेंस रहे, और ये उनमें फर्क है। बट अल्टीमेटली महागठबंधन में फायदा ये था उनका कि सपा बसपा एक स्ट्रॉन्ग अलायंस थे यूपी के अंदर, इसीलिए लोगों को लगा था बीजेपी यूपी से हार सकती है। पर हुआ क्या, क्योंकि सामाजिक रूप से सपा और बसपा के कार्यकर्ता हमेशा से एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, ओप्रेस्ड और ऑपरेसर थे, ओप्रेस्ड और ऑपरेसर नहीं साथ में आ पाए, इसीलिए जितना भी बसपा का वोट है वो बीजेपी को चला गया, और बीजेपी 62 सीट्स पे आ गई और 64 प्लस पे एनडीए आ गई, और बीजेपी का वोट 42 से बढ़ के 49% तक हो गया था। वेराज इस सिनेरियो के अंदर यूपी के अंदर सपा और कांग्रेस का अलायंस एक बहुत ही वीक अलायंस है, क्योंकि वो वोट ट्रांसफर नहीं कर सकता सिवाय मुस्लिम वोट को एकजुट करने के। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द डिफरेंस इज अर्जुन, कि यूपीए में कांग्रेस मजबूत थी, महागठबंधन में कांग्रेस कमजोर हुई, इंडिया अलायंस में कांग्रेस और कमजोर हुई। यूपीए के अंदर कांग्रेस एक पोल थी जिसके अराउंड लोग घूम सकते थे, महागठबंधन में वो और पोल कमजोर हुई, अब और कमजोर हुई। वहां यूपीए के अंदर कांग्रेस 450 से ज्यादा सीटों पर लड़ती थी, उसके बाद और सीटें कम हुई, और अब जाके 300 सीट की भी गारंटी जिसमें कांग्रेस लड़ेगी। यूपीए के वक्त में लोगों को लगता था कि कांग्रेस के पास एक डिसाइसिव लीडरशिप है, महागठबंधन में राहुल गांधी की लीडरशिप पे और क्वेश्चन हुआ, अब जाके कोई राहुल गांधी को लीडरशिप डिक्लेयर अलायंस के पार्टनर्स नहीं कर पा रहे। यूपीए के सत्य में इन लोगों ने उनके वक्त मनमोहन सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर, सोनिया गांधी कंट्रोल द पावर स्ट्रक्चर, महागठबंधन में देयर वाज नो प्राइम मिनिस्टरियल फेस, इंडिया अलायंस में देयर इज नो प्राइम मिनिस्टरियल फेस, सो देयर इज कंफ्यूजन दिस साइड। और यहाँ पे स्ट्रिंग्स को एक अटैच नहीं कर रहे, इन सबको लग रहा है अपनी अपने कुनबे की सीटें जीतो तभी, और जितना जो ज्यादा उसमें प्ले होगा वो अल्टीमेटली ऑपोजिशन का लीडर बनेगा। तो इनके बीच में फाइट नरेंद्र मोदी को हराने की नहीं है, इनके बीच में फाइट ये है कि 24 के चुनाव के बाद में कौन ऑपोजिशन की बागडोर संभाले। तभी जब आम आदमी पार्टी कैंपेनिंग कर रही है दिल्ली के अंदर, डीवन दो आम आदमी और कांग्रेस का अलायंस है, पर आम आदमी पार्टी अपने सीटों पे कांग्रेस कैंपेन थोड़ी कर रही है, कांग्रेस की सीटों पे आम आदमी पार्टी थोड़ी कैंपेन कर रही है। वो अपनी 4 सीट को बचाने की कोशिश कर रहा है, वो अपनी 3 सीट को बचाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, सो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स, क्योंकि मैं वो हिस्ट्री पढ़ने में, हिस्ट्री में रुचि है मेरी। जैसे वो मुगलई काल था ना, कि 100 साल लग गए बिफोर द ब्रिटिश फाइनली टुक ओवर द रेन्स फ्रॉम द मुगल्स। लिटिल मोर देन 100 ईयर्स, 150 ईयर्स के पास तक। 1803 के बाद एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, और उसके बाद 1857 तक, तो वो 50 साल और भी ऐड कर दो कि भाई हमको इतना समय लगता रहा बिफोर दिल्ली के जो रेंज हैं वो ब्रिटिश क्राउन के पास पहुँचे। वही सीन यहाँ पर भी लग रहा है कि कैसे लोग, शायद पार्टीज़ ही, ऑपोजिशन पार्टीज़ ही आर टेकिंग देयर ओन टाइम टू फाइनली से कि नहीं, ये राहुल गांधी या नेहरू गांधी क्लैन का या नेहरू गांधी फैमिली का, मतलब द कर्टन्स आर फाइनली फॉलन ऑन देम। What is the future of Rahul Gandhi? What is the future of Gandhi family? What is the future of family politics in India? मैंने इसमें एक चैप्टर लिखा है कि देश जो है परिवारवाद पॉलिटिक्स नहीं चाहता है। देश इज ओके विद कोई भी, मान लीजिए फैमिली का व्यक्ति अगर पॉलिटिक्स के अंदर आए, प्रोवाइडेड वो स्ट्रगल करे, ऐसा नहीं कि उसको एकदम से गद्दी दे दी जाए। सो दे वांट इट फॉर एन ऑर्गेनिक ग्रोथ। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, सी अंडरस्टैंड, फैमिली पॉलिटिक्स में फैमिली का व्यक्ति आ सकता है, लोगों में, मैं आपको लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, उसको इतना रिपल्शन नहीं है। पर अगर मोनोपोलाइज कर दिया जाए डिसीजन मेकिंग किसी एक फैमिली के द्वारा, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, और रिपीटेड परफॉर्मेंस नहीं करने के बावजूद अगर उसी फैमिली के पास ही पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग रहे, तो उसका ग्राउंड पे एक एंटी वोट पड़ता है। कांग्रेस के साथ यही हो रहा है। कांग्रेस को जब पता चल गया कि गांधी फैमिली जो है, लोगों के मन में चला गया कि इस फैमिली ने 70 साल राज किया, ये फैमिली एंटाइटल्ड फैमिली है, हमेशा एक एंटाइटल्ड और अंडरडॉग की फाइट में अंडरडॉग ही जीतता है। नरेंद्र मोदी को लोग देखते हैं, ये आदमी जमीन से उठा हुआ है, इस आदमी ने संघर्ष किया है, इस आदमी को कुछ भी आसानी से नहीं मिला है, इसने पूर्ण मेहनत करी है अपनी चीजों को पाने के लिए, ये पल पल 24 घंटे काम कर रहा है, वहीं यहाँ पे पल पल 24 घंटे काम नहीं है। So there is a difference which is there. So because a common man on the ground who is, किसी का जो गॉडफादर नहीं होता, वो बहुत ज्यादा मेहनत, स्ट्रगल, स्ट्राइव करके जो है वो अपने जिंदगी में एक सक्सेस पाने का प्रयास करता है। तो वो मोदी की स्टोरी से रिलेट कर पाता है, वो राहुल गांधी की स्टोरी से रिलेट नहीं कर पाता है, क्योंकि वो सब कुछ उसी वक्त मिला हुआ था। तो वो राजशाही माइंडसेट है, इसीलिए कांग्रेस को वोट नहीं पड़ पा रहा, स्टेट्स में वोट पड़ रहा है। अब
बात करते हैं कांग्रेस के फ्यूचर का, इट ऑल डिपेंड ऑन कितनी सीट्स कांग्रेस पार्टी इस लोकसभा इलेक्शंस के अंदर लाती है। मेरा मानना है अगर कांग्रेस पार्टी 50-55 सीट नहीं ला पाती तो कांग्रेस के अंदर एक काफी बड़ा पिलर इमर्ज होगा, जो पिलर कहेगा कि अब राहुल गांधी नहीं, प्रियंका को हम प्रोजेक्ट करेंगे। तो फिर आप एक काल देखोगे जिसमें प्रियंका को लॉन्चिंग का बहुत प्रयास कांग्रेस करेगी। उसके बाद जब वो चीज अगर फेल हो जाएगी, फिर जाके आप पोस्ट गांधी एरा को सोच सकते हो, या क्या पता तब कांग्रेस के विचारक कह दे कि अब राहुल गांधी जो है उनको मौका हो गया। तो मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस की लीडरशिप नॉन गांधी में जाए। हो सकता है कि मान लीजिए अगर इनका परफॉर्मेंस बहुत बुरा होता है तो एक नॉन कांग्रेस गांधी लीडरशिप भी इमर्ज होने की प्रयास करे, एक प्लान प्रयास करे, पर उस वक्त क्योंकि पूरे रिसोर्सेज, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग एक फैमिली कंट्रोल करती है, ये होना मुश्किल है। अब इसमें बाकी के ऑपोजिशन लीडर्स कैसे इमर्ज करते हैं ये देखना इंटरेस्टिंग हुआ। अब इसमें कांग्रेस के पास जितना संगठन है उतना किसी दूसरे ऑपोजिशन लीडर्स के पास नहीं है। डीएमके तमिलनाडु में रिस्ट्रिक्टेड है, ममता बनर्जी टीएमसी में रिस्ट्रिक्टेड है। एक आम आदमी पार्टी ने कोशिश करी थी एक्सपैंड करने की, पर कांग्रेस के साथ अलायंस करके उसने अपने आप को एक जूनियर प्लेयर के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया। अदरवाइज अगर वो कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करती और उसका शराब घोटाले वाला केस नहीं होता तो वो एक एमर्ज कर सकती थी बीजेपी के सामने एक चैलेंजर के रूप में। बट अलाइनिंग विद द कांग्रेस, आम आदमी पार्टी टोल्ड एवरीबडी दैट अल्टीमेटली वी आर जूनियर टू कांग्रेस एंड इवन इफ देयर विल बी अ फाइट वी विल ऑलवेज प्ले अ सप्लीमेंट्री रोल टू द कांग्रेस, नॉट द प्राइमरी रोल। अच्छा, यू स्पोक अबाउट गांधी फेयर बिट, क्या ये वाड्रा में भी कन्वर्ट हो सकता है? हाँ, तो जब प्रियंका को लेके आएंगे तो बीजेपी उसको बोलेगी द वाड्रा इज बैक, ये कहेंगी कि हम इंदिरा गांधी की पोती हैं। तो ये लोग अभी तक उभर नहीं पाए। देखो भाई, आप किसकी पोती पोता दादा बेटा बेटी हो, ये मैटर नहीं करता है। आज लोग जो है वो मैटर इस बात से करते हैं कि बॉस आपको अगर काम हमने टाइम दिया काम करने का, उसमें आप डिलीवर क्या कर रहे हो, आप क्या प्रॉमिस कर रहे हो, आपका नैरेटिव क्या है, आप देश को आगे कैसे लेके जा रहे हो, आप ग्राउंड पे लोगों के साथ कैसे खड़े हुए हो। फिर आप किसी के बेटे हो, बेटी हो, पोती हो, पोता हो, वो सब सेकेंडरी है। वुड यू देन आर्ग्यू कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पटल ही चेंज कर दिया, 100% वो स्टेज ही चेंज कर दिया फॉर जिस द वजह से- बीजेपी ऑल्सो, एवरीबडी। बॉस ये पूरा इलेक्शन, ये पूरा जो चुनाव है सिर्फ और सिर्फ मोदी का चुनाव है। और नरेंद्र मोदी ने बेसलाइन इंडियन पॉलिटी की पूरी तरीके से चेंज कर दी है। उनने पॉलिटी को डेवलपमेंट डेफिसिट से डेवलपमेंट सरप्लस की तरफ ले गए। वो कास्ट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स को डेवलपमेंट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स की तरफ ले गए। वो एक कास्ट की पॉलिटिक्स को क्लास की पॉलिटिक्स, यूथ, वुमेन, इन सब की तरफ ले गए। वो एक माइनॉरिटी डोमिनेटेड पॉलिटिक्स को विमेन डोमिनेटेड पॉलिटिक्स में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। उन्होंने पार्टी डोमिनेटेड पॉलिटिक्स को लीडर डोमिनेटेड पॉलिटिक्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। और उन्होंने हर उस टेरिटरी से वोट लिया है जो लोग कह पा रहे थे कि वोट नहीं लिया जा सकता। ही नो डाउट unquestionably is India's most popular prime minister since independence, more than Nehru, because Nehru did not have an opposition. Modi has an opposition. Nehru at that time had a nascent democracy. He had a nascent judiciary. He had a nascent media. He had virtually no opposition. Modi, through his popularity work, has ensured that a party which ruled for 70 years has now contracted in the mind of the people of India. Please understand, Modi has not won on any sympathy wave. Nehru naturally got the power after Mahatma M.K. Gandhi selecting Nehruji as the Prime Minister of the country, if you very well remember. He naturally got the power. At that time, country vulnerabilities से घिरा हुआ था। लोगों को लगा इसके अलावा किसी और को देने का मौका ही नहीं होगा। ऑपोजिशन देश में सिर्फ इमर्ज कर रही थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और यहाँ तो आपके पास एक ऐसी ऑपोजिशन पार्टी थी जिसके पास 70 साल तक देश के डिसीजन मेकिंग की मोनोपोली थी। आपने अपने काम से, आपने अपनी क्रेडिबिलिटी से, आपने अपनी मेहनत से, आप सोचिए इतनी बड़ी पार्टी को आपने आज एक जूनियर पार्टी के रूप में 50 सीट की पार्टी में कर दिया। ये है मोदी का मैजिक। यू स्पोक अबाउट, इसमें एक भी स्टेट में इमरजेंसी नहीं लागू कर, एक भी देश में इमरजेंसी नहीं लागू करी, किसी पे प्रेसिडेंट रूल नहीं इम्पोज किया, किसी भी ऑपोजिशन की स्टेट गवर्नमेंट को रूल और लॉ के चक्कर में गिराया नहीं, कहीं पे भी जाके एक दंगा नहीं हुआ, देश का मान सम्मान पूरी तरीके से बढ़ा और कोई सिंपैथी वेव करके चीज नहीं, सिर्फ डिलीवरी के आधार पर जीता। ये बहुत एक मॉडर्न पॉलिटी में, ग्लोबल मॉडर्न पॉलिटी में ये मेरे हिसाब से कोई दूसरे लीडर का पैरेलल नहीं है। प्राइम एग्जांपल भी हो गया फॉर ग्लोबल डेमोक्रेसीज और डेमोक्रेसीज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड टू फ्लरिश एज वेल। 100% मेरे हिसाब से आई हैव नॉट सीन दिस। आप पूरा हिस्ट्री उठा के देख लिया, हिस्ट्री के स्टूडेंट है, इतने करके ग्लोबली ये कोई इसका देयर इज नो सेकंड पैरेलल टू इट। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस, सिंस यू बीन ऑन फील्ड सिंस 2016 एसेंशियली एंड यू स्पोकन टू पीपल, इलेक्टोरेट कैसे, जो वोटर्स हैं वो कैसे बदले हैं, उनके अंदर कोई बदलाव दिख रहा है? क्योंकि 2016 में अगर शुरुआत की थी तो 14 के अंदर प्रधानमंत्री मोदी आ चुके थे,
14 के अंदर एक मैसिव मोदी सुनामी वुड बी अ राइट वर्ड वो थी एक एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था 2014 पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिकल या हिस्ट्री ऑफ इंडिया का भी। अ, उस दौर में 2014-16 के बीच में बहुत लोग वैसे ही नेचुरली इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड थे प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनके ऑरा, उनके काम, उनकी प्रोमिसेस, उनकी डिलीवरीज उस वक्त आ रही थी, आना स्टार्ट ही हुई थी क्योंकि स्टार्टिंग के 2 साल उसी के बारे में थे। पर 2016 से जब से आपने अपना काम स्टार्ट किया है, उसमें मैं समझना चाह रहा हूँ कि कैसे वोटर किस तरह से सोचता है, वोटर किस तरह से किसको वोट करता है, क्या वोटर कास्ट से निकल के ग्रुप्स के बेसिस पे आज 2024 में 8 साल बाद एस्टैब्लिश हो चुका है या आज भी लोग अपनी जाति और उन सब से बाहर नहीं आ पा रहे। इसके अलावा क्या वोटर अपने पेरेंट्स पे, अपने बड़े बूढ़ों पर उस पर भी डिपेंडेंसी रखता है या क्या वोटर आज अपने आप को या अलग अलग चुनाव के अंदर अलग अलग आंकलन कर रहा होता है, क्या वोटर कितनी क्विकली अपना माइंडसेट चेंज कर सकता है। तो उसके बारे में क्या कहना है कि एनी चेंजेस दैट द वोटर और द कॉन्स्टिट्यूएंट्स उनके पैटर्न्स में, उनके वोटिंग पैटर्न्स में, उनके वोटिंग थॉट प्रोसेस के अंदर क्या बदलाव आए हैं। बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो अ फेज जिसके अंदर इंटरनेट आ गया है, दिस इज़ ऑल्सो अ फेज में सोशल मीडिया बहुत रेलिवेंट हो गया है, दिस इज़ ऑल्सो अ फेज कि टेलीविजन हर किसी के पास, मोबाइल हर किसी के पास है। तो बदलाव क्या आया है? देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की और यही मैं अपनी बात को आगे ले जाना चाहता हूँ। जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तब ना किसी के पास मोबाइल था, ना इंटरनेट था, कुछ नहीं था। अब कोई भी किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, कोई भी अपना नैरेटिव इम्पोज़ नहीं कर सकता। अगर नरेंद्र मोदी कुछ कहते हैं, युवा के पास मोबाइल फ़ोन है चेक करने के लिए, सबको सब तरफ से इन्फॉर्मेशन आ रही है। सो दिस इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग टाइम एंड द मोस्ट अपॉर्च्यून टाइम फॉर एनी नेता टू बी इन पॉलिटी। बिकॉज़ इफ आई से समथिंग एंड आई प्रॉमिस समथिंग, the voter will check it from all the parts of the country, all the parts of the world. उसके व्हाट्सएप पे हर तरीके का वीडियो आ रहा है, ईरान इराक भी आ रहा है, यहाँ लोकल भी आ रहा है, स्टेट भी आ रहा है, नेशनल भी आ रहा है, सब आ रहा है। आज आदमी को सबसे बड़ा इस देश में अगर कुछ क्रांति का काम हुआ है तो डेटा चीप होना हुआ है। ये ट्रू डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है क्योंकि इंफॉर्मेशन कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अब एक ऐसे सिनेरियो के अंदर वोटर क्या सोचता है? वोटर को सबसे, जब जितना बड़ा चुनाव होता है, वोटर अपनी भारतीय आइडेंटिटी को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। अगर उसकी सड़क में कुछ खराबी लोकल, पर उसको लग रहा है कि ये नेता देश के लिए जरूरी, देश को सिक्योर रखेगा, देश को सेफ रखेगा, देश का मान सम्मान आगे ले जाएगा, देश को आगे ले जाएगा, तो ये लोकल बातों को बुला के वोटर वो चीज देखता है। नेशनल इलेक्शन में जब स्टेट इलेक्शन आता है, एक स्ट्रॉन्ग अगर चीफ मिनिस्टर होता है तो वोटर उस चीफ मिनिस्टर को वोट करता है। अगर वैसा नहीं होता है तो वो अपने कैंडिडेट को देखता है। तो हर चुनाव के हिसाब से वोटर का मंतव्य चेंज होता है। वोटर पनिश करता है घमंड को, वोटर पनिश करता है नॉन डिलीवरी को, वोटर पनिश करता है एरोगेंस को। अगर आप हम्बल हो एज अ पॉलिटिशियन, अगर आप जनता से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हो, अगर आप काम कर रहे हो, तो आपको कोई नहीं हटा सकता। ये बेसिक सिंपल बात है। अच्छा, बुक के अंदर आपने एक और आइडिया दिया है मेरे ख्याल से, क्योंकि जब आप सेफोलॉजिकल एनालिसिस अपनी डिस्कशन कर रहे हो ना कि कैसे प्रदीप भंडारी डिसाइड करता है कि कौन सा इलेक्शन किस तरफ जा रहा है, कौन सी स्टेट किस तरफ जा रही है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी किस तरफ मूव कर रही है। व्हाट इज योर बेसिक गिव मी अ की पॉइंट, किस तरह से, हाउ डू यू डिसाइड कि किस तरफ इलेक्शन शिफ्ट हो रहा है, एंड विच इज उसके बाद एक क्वेश्चन फॉलो अप करूंगा मैं। अगर पहले मैं देखता हूँ कि इलेक्शन क्या इलेक्शन है, क्या वेव इलेक्शन है, क्या नेक एंड नेक इलेक्शन है, क्या एक एंटी इनकम्बेंसी इलेक्शन है। पहले मैं फर्स्ट अपने ट्रैवल के जरिए इन तीनों में से इस इलेक्शन को डालने की कोशिश करता हूँ। जब मैंने इन तीनों पैरामीटर्स में से इलेक्शन को डाल दिया, फिर उस हिसाब से मैं अपनी टीम्स को डिप्लॉय करता हूँ और उस हिसाब से वो क्वांटम ऑफ वेव, क्वांटम ऑफ एंटी इनकम्बेंसी या नेक एंड नेक इलेक्शन। जब नेक एंड नेक इलेक्शन होता है तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी को देखना बहुत जरूरी होता है। वहाँ के कास्ट फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वहाँ के लोकल कैंडिडेट्स के फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो वेरिएबल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब अगर वेव इलेक्शन होता है तो आपको फिर वही एरियाज आइडेंटिफाई करना चाहिए होता है कि जो वेव को आगे लेके जा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर 2024 का वेव इलेक्शन है तो क्या 19 से ज्यादा सीटें आएंगी कि नहीं आएंगी, उसमें कौन से स्टेट्स निर्धारित होंगे? नहीं तो यू वुड आर्ग्यू 2024 वेव, फुल वेव। वेव इलेक्शन, हाफ वेव कुछ नहीं होता, वेव वेव। तो कितना, ये मतलब हर एक स्टेट के अंदर वेव है? हर स्टेट के अंदर तो वेव नहीं कह सकते। बंगाल में क्या स्टेटस है? बंगाल में तो बहुत स्ट्रॉन्ग अंडर करंट है ममता बनर्जी जी के अगेंस्ट। बंगाल में अगर वोटिंग सही तरीके से होती है, अगर वोट के बाद में मान लीजिए पोलिंग बूथ्स में हेराफेरी नहीं होती है और अगर एंड टू एंड वोटिंग प्रॉपर होती है, तो बीजेपी की बंगाल में ममता बनर्जी से ज्यादा सीट आएंगी। ठीक है, ये एक मेजर फैक्टर बोला जाता था कि ममता बनर्जी को, एक तो ममता बनर्जी रूल्स, उनका रूल बहुत स्ट्रिक्ट है, उनका कार्डर बहुत ज़्यादा उनके प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल है, वायलेंस वगैरह को रिजॉर्ट करने के अंदर कोई शर्म नहीं मानते, और बहुत सारी विमेन उनको वोट करती हैं। तो इनमें कौन से फैक्टर्स के अंदर थोड़ा कुछ बदलाव आया है? पहली बात तो आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट पर्सनली ममता बनर्जी को, एज इवन आई कंप्लीटली डिसएग्री विद हर हर स्टैंड एज एन ह्यूमन बीइंग। आई फील एक्सट्रीमली इमोशनल टू सी संदेश खाली के अंदर किस तरीके से अन्याय हुआ था।
बट इफ आई लुक एट इट डिस्पैशनेटली, उनका एक पॉलिटिकल करियर फ्रॉम नथिंग शी हैज स्ट्राइव्ड अगेंस्ट द लेफ्ट एंड टुडे अचीव्ड, और आज उन्हीं के पार्टी के कर्मों के कारण उनकी पार्टी नीचे जा रही है। ये चीज़ है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ममता बनर्जी को महिलाएं भी वोट करती थी, ममता बनर्जी को एक एंटी लेफ्ट वोट भी मिला था, ये सब हुआ था ग्राउंड पे। पर फिर ममता बनर्जी ने अपनी पूरी पॉलिटी को मुस्लिम अपीजमेंट के अराउंड कर दिया, 30% आबादी के अराउंड पूरा 90% वोट के अंदर कर लिया। उसके कारण पूरा एक हिंदू पोलराइजेशन आपको देखने को मिल रहा है। साथ में जो संदेश खाली में हुआ है, जो महिला वोट पहले ये दोबारा सरकार कहते थे महिलाओं को बेनिफिट देते थे, संदेश खाली के बाद एक मैसेज गया है कि ममताज गवर्नमेंट डिड नॉट स्टैंड विद द वुमेन, सो देयर इज अ शिफ्ट ऑफ द वुमेन वोट व्हिच इज टेकिंग प्लेस। सो नाउ लोगों में गुस्सा अंदर आ गया ग्राउंड में, जो पहले नहीं देखने को मिला था। जब गुस्सा आ जाता है तो फिर आप कहते हो सरकार को हटाओ। दिल्ली में क्या लग रहा है? दिल्ली में कुछ नहीं, बीजेपी 7 सीट जीतेगी, 2 सीट्स पे अभी हमको ट्रैक रखना पड़ेगा, विच इज वेस्ट दिल्ली, और एक और सीट है। बट ओवरऑल इफ यू सी, नरेंद्र मोदी के नाम पे 50% से ज्यादा वोट शेयर आ रहे हैं। क्या केजरीवाल के करप्शन चार्जेस, केजरीवाल की लोकसभा में ये मैटर नहीं है, लोकसभा में मैटर, लोकसभा में ये रिजल्ट को इम्पैक्ट नहीं करेगा, रिजल्ट को इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट ये आएगा लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन में है। कॉन्वर्सेशन तो है, बट उसके मतलब ये नहीं है कि भाई लोग कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जो है उनको हम वोट नहीं देंगे। और ये कॉन्वर्सेशन भी अलग अलग जगह अलग है। जो अरविंद केजरीवाल के वोटर्स हैं उनको लगता है गलत, मान लीजिए गलत हुआ है, पर एक कॉमन ऑडियंस उसको लगता है अगर इतना है तुमने बड़ा घर कैसे बना दिया, मान लो कि कोर्ट तुमको बेल क्यों नहीं दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई वेव ऑफ सिंपैथी है दिल्ली के अंदर, ये नहीं है ग्राउंड पर। साउथ में अगर देखते हैं तो तमिलनाडु की बात करते हैं तो अन्नामलई की बात बार बार आती है, और बहुत सारा जो न्यूज़ है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, वो उनके काम से, उनकी यात्रा से बहुत सारा प्रभावित है। ऑफ कोर्स यू एंड माई सेल्फ ऑल्सो, जिस तरह से हमने उनका काम देखा है, इट्स वेरी इंप्रेसिव व्हाट ही इज़ डन। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑल्सो, जब उनसे पूछा जाता है वो उनकी तारीफ करते ही हैं। बट क्या उसने ओवरशैडो कर दिया है? क्या हम वेयर डू वी स्टैंड इन तमिलनाडु, वेयर डू वी स्टैंड इन केरला? Kerala में BJP will get, last time BJP got 0 seats. This time BJP is in good fight in Trivandrum, Attingal and सुरेश गोपी की जो सीट है उस पे भी, त्रिशूर पे, तो ये सीट्स पे बीजेपी अच्छा है इस बार। राजीव चंद्रशेखर इज गिविंग अ माय, इफ यू आस्क मी पर्सनली राइट नाउ आई कांट से, बट डोंट बी सरप्राइज इफ शशि थरूर लूजेस। सो दैट इज समथिंग व्हिच विल हैपन। जितने भी सब ये लेफ्ट के इंटेलेक्चुअल्स रहे ना, मैंने देखा है इनका जमीनी कनेक्ट बिल्कुल कम होता है, या उनका जितना ज्यादा आदमी सूडो लेफ्ट होना कोशिश करता है उतना ज्यादा जमीन से दूर होता जाता मेरा है। एक मित्र है, वो राजीव जी के साथ ही है और राजीव जी से परिचित भी हैं, तो वो पूछना चाह रहा था कि क्या स्टेटस है। पहले ही आया था कि निकल रहा है इलेक्शन। हाँ, मतलब राजीव जी निकाल सकते हैं चुनाव को, ये पहली बात। और दूसरी, तमिलनाडु के अंदर बीजेपी 2% वोट शेयर पिछली बार लेके आई थी, इस बार 15% से ज्यादा वोट शेयर आएगा। ठीक, और उसका सारा श्रेय अन्नामलई, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया है कि द्रविडियन पॉलिटिक्स को फ्रॉम द्रविडियन पॉलिटिक्स के कोर जो था एंटी सनातन, उसको चेंज कर दिया है। एंड नो डाउट अबाउट इट कि अन्नामलाई ने एक पार्टी को के अंदर, जो भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु के अंदर एक जोश और एंथुजियाज्म बिल्ड किया है। बट अंडरस्टैंड, ही इज टेकिंग नरेंद्र मोदीज विजन फॉरवर्ड, that is most important thing. Annamalai is on the right track, it will take him some time, but he's on the right track. इनफैक्ट दैट इज व्हाट आई थिंक अबाउट द कंट्री ऑल्सो, कि जितना भी हमें लगता है कि पीपल आर बिकमिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, बट इनफैक्ट इट्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हु इज ड्राइविंग द एंटायर थिंग। सब कुछ वही आप समझो, आज बीजेपी पीएम मोदी की स्पोक्स पर्सन नहीं है, कॉमन मैन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का स्पोक्स पर्सन। एब्सोल्युटली, आज उनको कोई मिडलमैन नहीं, बेनिफिशियरीज उनके स्पोक्स पर्सन है। लोग कह रहे होंगे आपको 24 के पहले, अरे हवा नहीं दिख रही, माहौल नहीं दिख रहा भाजपा के, मैं कह रहा हूँ बॉस, ये जब लोग, आप ग्राउंड पे अगर लोगों के सबकॉन्शियस में ये आदमी कोई करना है तो आपको हवा देखने की जरूरत नहीं। इट्स लाइक पिता के जब बच्चा पैदा होता है तो बड़ा प्यार लाड प्यार होगा, घर में देखेगा अरे बच्चा है बच्चा है बच्चा है, जैसे बच्चा बड़ा हो जाएगा लाड प्यार उतना ही रहता है, पर इसका उस पर उतना थोड़ी चहलकदमी देखती है। इनफैक्ट और ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है जैसे जैसे चीज होती है, फिर और जब बड़ा होता है फिर और ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट होता जाता है, पर वो उतनी चहलकदमी नहीं दिखती है। तो कहने का मतलब है कि 14 में 272 आई थी, 19 जब मैंने बोला था 303 आई थी, लोग मान नहीं थे। अभी मैं कह रहा हूँ 303 से ऊपर सीटें आएंगी। आपको ऐसा कोई जोश में ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि प्रो इनकम्बेंसी इलेक्शन है। एंटी इनकम्बेंसी इलेक्शन में आपको बहुत ज्यादा ग्राउंड पे देखने को मिलता है, ये एक प्रो इनकम्बेंसी इलेक्शन है। अगर आपको एंटी इनकम्बेंसी देखनी तो बंगाल जाइए, आपको वहाँ पे ग्राउंड पे सब दिखेगा। अच्छा, पंजाब में क्या हो रहा है इस वक्त? पंजाब में भी देखिए सीटें, यहाँ पे बीजेपी ने क्या है, कुछ दूसरे अपोजिशन के लीडर्स को अपनी पार्टी में कर दिया है, जिनका एक जमीनी अस्तित्व है, उनको वहाँ पे सीट दी हुई है। पंजाब में लेट अस वेट, बिकॉज अभी फेज 1 के पहले की बात है, तो आई थिंक वी शुड वेट एंड वॉच इन पंजाब। सो व्हाट इज योर फाइनल फिगर ऑन व्हाट इज द नंबर? बीजेपी is getting more than 303 seats for sure. NDA will get more than 352. More than 352. ठीक है। On that note, Pradeep,
Thank you for joining this Thank you. conversation. Congratulations on the book. I would hope that more and more people read the book. Abhi, this has reached the number one on political books to be read out in the country, and with your support and the support of the viewers of the pamphlet, we will take the book further. I would request everybody to read the book. It's an original political analysis. You will love the book in the elections. Guys, he said what I wanted to say. It's a very well written book. It's a must read for anybody who wants to understand कि इंडिया के अंदर वोटर्स किस तरह सोचते हैं और किस तरह वोट कर रहे हैं 2024 के चुनाव में, एंड एक अच्छा फाउंडेशन इस्टेब्लिश करती है कि क्यों मोदी 3.0 होने वाला है और क्यों बड़ा होने वाला है, क्यों कितना स्ट्रांग होने वाला है, किस तरह से लोग उनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं और कैसे कैसे बदलाव बस एक ही है अर्जुन, वोटिंग परसेंटेज अगर बहुत कम होता है तो फिर ये सब चीज चेंज हो जाती है. उसमें लिखा भी ओनली कैवेट इज दैट. Only caveat is that. On that note, thank you very much, Pradeep. Thank you very much for joining. Thank you so much. Take care.